1:10 की बस मिल सकती है हमें? बेटा जल्दी करो वरना छूट जाएगी। मैं पुलिस को फोन करता हूं। हटो हटो हटो। औरत मर चुकी है। और आदमी बेहोश है सर, सांसें चल रही हैं। सर मैंने फोन किया था। कौन है ये लोग और गोली किसने चलाई? सर मालूम नहीं, मैं काम पे जा रहा था तो गोली चलने की आवाज आई। देखा तो इन लोगों पर उस तरफ से एक आदमी दोनों पर गोली चला रहा था। दिन दहाड़े भोपाल के एक कोर्ट के पास गोलीबारी हुई। शिकार हुई लगभग 30-32 साल की एक औरत और उसके साथ चलता एक बुजुर्ग आदमी। कौन थे ये लोग और कौन थी वो औरत जो अब दम तोड़ चुकी थी? वो बुजुर्ग कौन था जो उसके साथ था और किसने की थी उन पर गोलियों की बौछार? सर वो गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों को जमा होता देखकर घबरा गया और गाड़ी छोड़कर उस तरफ से भाग गया। सर गाड़ी में कोई पेपर नहीं मिला है, ये पिस्टल मिली है बस। आरटीओ से पता करो ये गाड़ी किसकी है। सर उसकी उम्र कितनी थी? जवान था, अधेड़ था, बुजुर्ग? हाइट कितनी थी? दिखने में कैसा था ये गोली चलाने? सर ये 30-35 साल का था, दुबला पतला सा, और चेहरे पे सर उसके 2-4 दिन की दाढ़ी थी। सर पूरा एरिया शान मारा, खाली गोली के 5 सेल्स मिले। उसने 5 गोलियां चलाई थी? सर गोली नहीं गिनी सर। पहली गोली चलते ही सर मेरी हालत खराब हो गई सर। देखा तो पहले उसने औरत को गोली मार दी सर, उसके बाद उस बुजुर्ग को। उसे पहचान सकते हो अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो? हाँ सर पहचान लूंगा। अंकित इनका नाम, नंबर, एड्रेस नोट करो। जी सर। एक गोली पीठ पे सीधी रीढ़ की हड्डी पे जा लगी है, एक सीने में और एक पेट में। ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। उस बुजुर्ग के क्या हाल है अभी? खतरे से बाहर है लेकिन अभी तक होश नहीं आया है। इनके बाएं हाथ और दाएं पैर से 2 गोलियां मिली हैं। सीवियर फ्रैक्चर्स हैं। ये अभी तक सदमे में है इसलिए कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। पहले ये पता लगाना होगा कि ये दोनों हैं कौन। इनके कपड़े और सामान हमने संभाल के रखे हैं। इनकी जेब से एक पर्स भी मिला है। कैलाश नाथ शर्मा, गोविंद नगर, भोपाल। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। यस सर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर आरटीओ को दिया हुआ है, थोड़ी देर में पता चल जाए गाड़ी किसके नाम है। बुजुर्ग का नाम कैलाश नाथ शर्मा है, औरत कौन थी अभी तक नहीं पता। कैलाशनाथ शर्मा यहीं रहते हैं? जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। मेरे पापा हैं वो। दीदी के साथ कोर्ट गए, बस आते ही होंगे। पर सर बात क्या है?
क्या ये आपकी दीदी है? हाँ हाँ, यही आंचल दीदी। पर सर हुआ क्या है? किसी ने तुम्हारे पापा और दीदी को गोली मार दी। अस्पताल में कैलाश राज जी खतरे से बाहर है, लेकिन बेहोश है। और आंचल की मौत हो चुकी है। आंचल के पति कहाँ हैं? दीदी अब उनके साथ नहीं रहती। वो दोनों 8 महीने पहले ही अलग हो चुके थे। तुम्हारे पिताजी और दीदी कोर्ट क्यों गए थे? आज कोर्ट में उनकी सुनवाई थी। आंचल दीदी के पति रोशन ने केस दर्ज किया था फैमिली कोर्ट में। पति का फोन नंबर? The number you have called is currently switched off. कहाँ रहता है ये रोशन? फैमिली के साथ रहता है या फिर अकेला? पंचवटी नगर में घर है उनका। वही अपने माता पिता के साथ रहते हैं वो। कोई फोटो है रोशन का? दीदी के पास जरूर होगा। मैं घर जाके चेक करता हूँ। सर 1-2 घंटे के अंदर रोशन की फोन की लोकेशन का पता चल जाएगा। दोनों अलग हो चुके थे। पति ने पत्नी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया। जरूर दोनों के बीच कोर्ट में ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। हाँ, अगर गोली उसने मारी है तो। जी, रोशन देव बेटा है मेरा। सर मुझे सच में नहीं पता रोशन कहाँ है। उसका फोन बंद है। मैंने कहा ना आपसे, वो कोर्ट गया था, उसके बाद लौट कर आया ही नहीं। कोर्ट के बाहर रोशन की पत्नी आंचल का मर्डर हो चुका है। उसे किसी ने गोली मार दी। क्या? ये कैसे हो? कब? किसने मारा आंचल को? हमें शक है कि उसका मर्डर आपके बेटे ने किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। पहले ये तो पता चले कि आपका बेटा है कहाँ। हमारा यकीन कीजिए, हमें नहीं पता कहाँ है वो। कल सुबह जब वो कोर्ट गया था तो बड़ा परेशान लग रहा था और उसके बाद से लौटा ही नहीं। सर मैं खुद उसे कई बार फोन लगा चुका हूँ, लेकिन फोन बंद मिल रहा है उसका। हाँ सर, ये वही आदमी है। सर आई विटनेस योगराज का कहना है कि गोली चलाने वाला रोशन ही था और सर आरटीओ से पता चला है कि वो गाड़ी रोशन की ही थी। उसकी फोन की लोकेशन का कुछ पता चला? सर आखिरी लोकेशन कोर्ट के आसपास की थी, उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। यह बात साफ हो चुकी थी कि आंचल और उसके पिता कैलाश नाथ पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं, आंचल का पति रोशन ही था। ऐसा क्या हुआ था पति और पत्नी के बीच कि पति ने पत्नी की जान लेने जैसा कदम उठाया? क्या इस जुर्म की दस्तक तब तक किसी ने नहीं सुनी थी? मेरा बेटा परेशान जरूर था साहब, मगर वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्रकाश जी, हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि आपके बेटे ने ही अपनी पत्नी और ससुर पर गोली चलाई और तब से वो लापता है। कानून से भागकर उसकी परेशानी और बढ़ेगी और अगर आपने उसे बचाने की कोशिश की ना तो आपकी परेशानी भी बढ़ेगी। भगवान की कसम साहब, मैं कुछ भी नहीं जानता कहां है वो। अब क्या बचाऊंगा उससे? तब तो बचा नहीं सका जब सब कुछ बिखर रहा था। मेरे बेटे ने बहुत कोशिश की साहब, आंचल को, अपने बीवी बच्चों को घर लाने की बहुत कोशिश की। समझ में नहीं आ रहा आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ऐसा क्या हुआ था दोनों पति पत्नी के बीच? और ये कोर्ट का क्या चक्कर है? क्या बताऊं साहब, पहले इंसान के हालात बिगड़ जाते हैं और बाद में उसकी बुद्धि फिर जाती है। सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आता, बना बनाया सब कुछ बिगड़ जाता है। दोनों में बहुत प्यार था साहब। पिछले 8 साल से हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं रिटायर्ड कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरे बेटे का कपड़ों का व्यापार था।
पिछले 8 सालों से धंधे में अच्छी बरकत रही, मगर पिछले सालों से धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बस तब से सब कुछ बदल गया। साल का रिश्ता धंधे के एक नुकसान से कमजोर हो गया। नुकसान बढ़ा तो परिवार ही बिखर गया। रोशन जो एक अच्छा पति, अच्छा बाप था, उसके सर पे बस एक ही भूत सवार हो गया कि कारोबार को बस पहले की तरह ही चलाना है। और जिस आदमी को आंचल 8 साल से प्यार करती थी, अब उसी को देखकर वो निराशा में डूबने लगी। बेटा, धंधे में नुकसान हो जाता है कभी कभी। बाबूजी, अगर धंधे में नुकसान की बात होती तो अलग बात थी। यहाँ तो नौबत धंधे को बंद करने की आ गई है। तो बेटा कोई और काम ढूंढ ले। बाबूजी, इतनी जी जान लगा के, मेहनत लगा के इस बिजनेस को खड़ा किया है, ऐसे कैसे इसे डूब जाने दो? बाबूजी, मुझसे नहीं होगा, मैं सब कुछ ऐसे नहीं जाने दे सकता। रोशन, बचा क्या है जो जाने नहीं दोगे? सब कुछ खत्म हो चुका है, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो क्या करूं? कोशिश कर तो रहा हूं अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा करने की। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो कम से कम मेरा जीना तो मुश्किल मत करो। रोशन, पिछले 6 महीने से एक पैसे की भी आमदनी नहीं हुई। मैं इस घर को कैसे चला रही हूँ तुम्हें जरा भी अंदाजा है? तुम आज का वक्त देख रही हो और हम दोनों ने जो अच्छा वक्त बिताया वो भूल गई। तो तुम ही बताओ, उस अच्छे वक्त का क्या करूं मैं? पिछले 6 महीने से मैं और मेरे बच्चे तुम्हें दिन रात निराशा में डूबे हुए देख रहे हैं। तुम सारा दिन घर से बाहर रहते हो, भगवान जाने क्या करते हो। रोशन देखो, हकीकत से मुंह फेर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। रोशन, तुम चाहो तो एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो। कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लो फिलहाल। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हूँ तुमसे, सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा फिर से। मेरा बिजनेस क्या ठप हो गया? तुम तो मुझे हर चीज में नाकाम समझने लग गई हो। रोशन, बेहतरी इसी में है कि तुम हकीकत से नजरें मिलाओ, आंखें मत चुराओ उनसे। वक्त रहते तुम्हें सब कुछ ठीक करना है। अगर इन हालात से बाहर निकलना है तो वक्त रहते निकलना है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अपना धंधा तो खो ही चुके हो, हमें भी खो दोगे। रोशन तो बस अपने धंधे को पटरी पर लाने की धुन में पागल था। उसे नजर ही नहीं आ रहा था कि उन दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर है। आज चलिए बर्दाश्त न कर सकी और एक दिन बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। बेटा, ऐसा मत कर, ये ठीक नहीं है। ऐसे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। बहुत हो चुका, मैंने चुपचाप रहकर बहुत सह लिया, और अब मुझे रोशन के साथ रहने में कोई मतलब नजर नहीं आता। और जो कुछ भी चल रहा है उसका बच्चों पर और मुझ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम मिल बैठ के बात करते हैं, रोशन को मैं समझाता हूँ। पापा, पिछले 6 महीनों से यही सब तो हो रहा है। क्या रोशन पर एक पैसे का भी फर्क पड़ा? बेटा, एक बार और कोशिश करते हैं। पापा, आपको कोशिश करनी है तो आप कर लीजिए, लेकिन मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए फैसला कर लिया है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या बच्चे सिर्फ अकेले उसके हैं, मेरे कुछ नहीं है? आंचल कहाँ है सोनू? बच्चों को लेके बाहर गई है। कहाँ गई हो? मैं कब से फोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रही है। मना किया है आपको कुछ भी बताने के लिए। मना किया? मेरी पत्नी है वो, और वो बच्चे मेरे भी हैं। सॉरी जीजा जी, पर दीदी अब आपसे मिलना नहीं चाहती।
दामाद जी आप बेकार में परेशान कर रहे हैं मेरी बेटी को। अब पीछा छोड़िए उसका। बाबूजी सब कुछ तो खो ही चुका हूं मैं। बस एक परिवार बचा है मेरे पास और आप कह रहे हैं उसे भी छोड़ दूं। रोशन जी कोई सब कुछ यूं ही नहीं खोता, और आपने बचाने की कोशिश भी कहाँ की। घर को डूबता देख आप तो मुंह फेर करके बैठ गए। क्या करती मेरी बच्ची। देखिए उसने तय कर लिया जो करना था, वो आपके घर नहीं आना चाहती। एक बार आप मुझे उससे मिलने का मौका दीजिए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसको समझाना चाहता हूँ। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते। आप मुझे मिलने दीजिए। हम दोनों ने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है साथ में। आप ही ने उजाड़ दी रोशन जी। आंचल मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आंचल घर लौट चलो। आंचल मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे बिना और बच्चों के बिना मैं नहीं जी सकता। आंचल मेरी बात सुनो, तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती रोशन? क्या कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ? तुम्हें जो बर्बादी करनी थी वो तुम कर चुके। अब मैं अपना और अपने बच्चों का भविष्य बचा रही हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ रोशन। आंचल सर, जिस रिवॉल्वर का इस्तेमाल रोशन ने किया है वो प्रकाश देव के नाम से रजिस्टर्ड है। प्रकाश जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इस बात का अंदेशा था कि आज आपका बेटा रोशन अपनी पत्नी का खून करने वाला है? आपकी पिस्तौल उसके पास थी। कोर्ट जाते वक्त वो उसे अपने साथ लेकर गया। पिस्तौल उसने कार में रखी इस इरादे से कि जब उसकी पत्नी आंचल कोर्ट से बाहर निकलेगी वो उस पर गोली चला देगी। मेरी गन नहीं है। मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे सच में नहीं पता रोशन कब ले गया। सुबह से बहुत परेशान था, कोर्ट जाने के लिए निकला था, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि वो ये सब कर देगा। बेटा लड़ झगड़ के आंचल और बच्चों को वापस लाने की कोशिश मत करो। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लड़ना है तो वक्त से लड़ो, अपनी जिंदगी को हाथ में लो। खुद की गाड़ी पटरी पे आ जाएगी तो बीवी और बच्चे अपने आप घर वापस आ जाएंगे। पापा आंचल मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को मार डाला, अपने बच्चों की मां की जान ले ली। हेलो सर। जी सर, थैंक यू सर। कैलाशनाथ जी को होश आ गया है, डॉक्टर कहना है कि वो बात कर सकते हैं। सुबह हम दोनों कोर्ट गए थे। रोशन हमसे बहुत पहले कोर्ट आ चुका था। ऐसा कुछ होगा सोचा भी नहीं था। 23 जून 2013 को फैमिली कोर्ट में रोशन और आंचल के बीच समझौते के लिए पेशी थी। ये केस रोशन ने सेक्शन 9 के दाम्पत्य अधिकारों की वापसी यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के तहत दर्ज करवाया था। जब पति या पत्नी में से कोई भी एक शादी को छोड़कर चला जाता है और दूसरा व्यक्ति उसके इस फैसले को नहीं मानता तो इस मामले को सुलझाने के लिए कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनती है। जिस भी पक्ष ने शादी से बाहर निकलने का फैसला किया है उसे अपने फैसले की वजह कोर्ट को बतानी होती है और उसी के आधार पर कोर्ट दूसरे पक्ष के अधिकारों पर डिसीजन लेता है। उस दिन कोर्ट में कुछ ऐसा ही होना था। मैडम आंचल मेरी पत्नी है, मेरी दोनों बेटियों राशि और अंजलि की मां, जो अचानक मुझको छोड़ करके चली गई। मैडम हमारी शादी को 8 साल हो गए।
इन 8 सालों में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा वक्त देखा। मैडम, मैंने कभी भी अपनी पत्नी या अपने बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी किसी तरह की कोई सख्ती नहीं की। मैं मानता हूं कि आज मुझको बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लगातार कोशिश कर रहा हूं कि मेरा बिजनेस वापस वैसा ही हो जाए जैसा था, इसके और मेरे रिश्ते को वापस वैसा ही कर दूं जैसे थे। मगर मेरी पत्नी मेरे हालात को नहीं समझ रही। मुझे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे वापस चाहिए मैडम, वापस चाहिए। मिसेस आंचल, आप अपने पति के घर वापस क्यों नहीं जाना चाहते हैं? मैडम, पिछले 1 साल से मैंने अपने पति के साथ सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का ही सामना किया है। बात बुरे वक्त में साथ छोड़ने या साथ निभाने की नहीं है, बात बुरे वक्त में बुरे वक्त को बदलने की कोशिश करने की है। लेकिन मेरे पति, इनके सर पे अपने उजड़े हुए बिजनेस को वापस खड़ा करने का जुनून सवार है। वो बिजनेस जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं, जिसमें कोई आमदनी नहीं। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूं? सारा दिन मेरे पति घर से बाहर रहते थे उस बिजनेस को खड़ा करने की उधेड़-बुन में। मैंने इनसे कई बार कहा कि कोई नया काम कर लो, नया बिजनेस कर लो या कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, लेकिन इन्होंने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी। मैडम, मैंने अपना घर 6 महीने पहले छोड़ा था, लेकिन इन 6 महीनों में इन्होंने सिर्फ मुझे वापस आने के लिए परेशान ही किया। ना कोई नया बिजनेस किया और ना ही कोई नौकरी करने की कोशिश की। इनके पास अपने बच्चों या अपने परिवार को पालने के लिए कोई जरिया नहीं। मुझे अपनी और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है मैम, मैं मानती हूँ। इन्होंने कभी हम पर हाथ नहीं उठाया, ना ही कभी कोई सख्ती की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं चुपचाप बैठी रहूं और उस वक्त का इंतजार करूं कि ऐसी कोई हरकत करेंगे तब जाकर मैं कोई कदम उठाऊंगी। और ऐसे हालात होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि इन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं है कुछ करने की, ना ही अपनी आमदनी का जरिया बनाने की। बस अपने पुराने दिनों को ही रोते रहते हैं। मैम, मैं सच कहूं तो 6 महीने पहले भी मैंने अपना या अपने बच्चों का भविष्य इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं पाया था, और ना ही अब पाती। मैं अपने पति के घर वापस जाना नहीं चाहती। हमारे अच्छे वक्त में तो तुमने मेरे किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़ा करा। आज हमारा बुरा वक्त क्या आ गया, तुम्हें मेरे हर छोटी चीज पर सवाल खड़ा करना। क्या हुआ अगर मैं आज नाकाम हूं? कल मैं दोबारा कामयाब नहीं होऊंगा? बजाय इसके कि तुम मुझे मेरे बुरे वक्त से उबारो, मेरी मदद करो, तुम तो मुझे और दलदल में ढकेल रही हो। मुझसे मेरे जिंदा रहने की वजह छीन रही हो, मुझसे मेरे बच्चे छीन रही हो। और ये आदमी और इसका बेटा हम दोनों के रिश्ते को सुधारने के बजाय उसको और बिगाड़ रहे हैं। हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है, एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। मैडम, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए मैडम, चाहे कुछ भी हो। मिस्टर रोशन, काम डाउन प्लीज। नहीं मैडम, मुझे आपका कोई और फैसला मंजूर नहीं होगा। मुझे मेरा अगर इसी तरह आपने ऊंची आवाज में बात की तो मजबूरन मुझे आपको बाहर निकलवाना होगा। ये अदालत इस केस की सुनवाई 24 जून को करेगी, और आंचल, आपको अपने पति के घर न लौटने की बजाय कोर्ट में लिख कर देना होगा। थैंक यू मैम। आंचल और मैं कोर्ट रूम से निकल के बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। बिल्कुल पता नहीं था कि रोशन हमारा पीछा कर रहा है। सर, उसका फोन अभी भी बंद आ रहा है। सिंह, उसके घर के बाहर निगरानी बढ़ा दो। उसके पिता के फोन को ट्रैकिंग पे डाल दो, हो सकता है वो दूसरा फोन इस्तेमाल कर रहा हो। और अपने सारे खबरियों को उसको फोटो दे दो। वो अपनी पत्नी का खून करके भागा है, जिसे वो अपने घर वापस लाना चाहता है। हम भी देखते हैं वो अब कब तक भागेगा। हाँ रोशन, हाँ बोल यार, कहाँ है तू? कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं कांस्टेबल खुराना बोल रहा हूँ, चौक थाने से। हाँ जी साहब, क्या बात है? ये रोशन का ही नंबर है ना?
हमें तुम्हारा नंबर इस सेल फोन से मिला है। इसमें और कोई भी नंबर सेव नहीं है, लेकिन आखिरी फ़ोन तुमको किया गया था 21 जून को। जी हाँ, ये मेरे दोस्त रोशन देव का फ़ोन है। क्यों, क्या बात है? हमें कोई 9:30 बजे फ़ोन आया था। एक आदमी वहां से गुजर रहा था, उसने खबर दी। जी हाँ सर, यही रोशन है। मैं कल से इसे फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका फ़ोन ही बंद आ रहा था। इसने अपनी पत्नी का खून किया है। मुझे कल पुलिस का फ़ोन आया था। उसने 21 जून को मुझसे फ़ोन पर बात की थी। बेहद परेशान था वो, और उसकी पत्नी बच्चों को साथ लेकर उसे छोड़कर चली गई। दोस्त था मेरा, बहुत समझाया कुछ और काम कर ले, बस इस सिचुएशन को हैंडल कर, बाद में डूबे हुए बिजनेस को आगे बढ़ाना। पर वो सुने तब ना। और फिर जब उसकी बीवी बच्चों को साथ लेकर उसे छोड़कर चली गई, उसके बाद तो बिल्कुल हार गया। बहुत चाहता था अपनी बीवी को, बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। सर, हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। आईपीसी 302 के तहत आंचल देव की हत्या और आईपीसी 307 के तहत उसके पिता की हत्या की कोशिश। सर, इनमें आरोपी है रोशन देव, और सर जहांगीराबाद थाने के आत्महत्या का पीड़ित भी वही रोशन देव है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट फाइल करो, कोर्ट भेजनी पड़ेगी। पढ़ाई कर रही थी साहब, बोला थक गई हूँ, हाथ पांव अकड़ रहे हैं, बाहर टहल के आती हूँ। अब गई फिर वापस ही नहीं लौटी साहब। की बोल टहलने के लिए गई और वापस नहीं आई लड़की? जी साहब। किसी लड़का के साथ भाग गई लड़की? आजकल के लड़के लोग ऐसे ही करता है। नहीं साहब, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। सुबह 10 से शाम 4 तक पढ़ रही थी साहब। मेरी बेटी 12वीं के इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। अम्मी, मैं थक गई हूँ पढ़ के, सारा बदन भी दुख रहा है। मैं थोड़ी देर बाहर टहल के आती हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। जल्दी आ जाना बेटा। हाँ अम्मी, आधे घंटे में आ जाऊंगी। साहब, काफी देर तक बच्ची घर वापस नहीं लौटी। जब मैं शाम को घर वापस लौटा तो सोफिया की अम्मी दरवाजे पर खड़ी हुई थी, बहुत परेशान थी। बस मैं और मेरा बेटा शाहिद तुरंत उसको ढूंढने निकल पड़े साहब। सोफिया, सोफिया, सोफिया! ए भैया, तुमने हमारी बच्ची सोफिया को देखा इधर कहीं? नहीं, मैंने देखा। सोफिया, 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 सोफिया को देखा क्या तुमने? सोफिया, उधर उधर उधर। सोफिया, सोफिया को देखा तुमने? सोफिया को देखा क्या तुमने? नहीं देखा। भैया, तुमने हमारी बच्ची सोफिया को देखा है? कुछ पता नहीं चल रहा है, आखिर ये गई कहाँ लड़की? सोफिया की सहेली क्या देखते हैं? नहीं भाईजान, सोफिया तो आज यहाँ आई नहीं। काकोली वो कुछ बोली थी क्या? किसी और सहेली के घर जा रही है और कुछ? आखिरी बार मैं उससे कल मिली थी और तभी तो वो कुछ नहीं बोली। नहीं चाचा, सोफिया नहीं आई यहाँ। आज तो हम मिलने ही नहीं वाले थे। पढ़ाई करके बोली थोड़ा सा टहल के आते हैं, पर अभी तक वापस ही नहीं आई। इमरान भाई, मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है, आप फौरन थाने चले जाइए। साहब, मेरी बच्ची ना तो किसी के घर गई है और ना ही किसी ने उसको बाहर जाते देखा है। साहब, मेरी बच्ची बहुत मन लगा के पढ़ाई करती थी, ऐसे कैसे जा सकती है वो? उसके साथ तो जरूर कुछ गलत हुआ है साहब। तू करता क्या है इमरान? चावल के गोदाम में काम करता हूँ, दिहाड़ी पे। ये मेरा बेटा शाहिद है, कॉलेज के पहले साल में है। साहब, मेरे दोनों बच्चे बहुत मेहनती हैं पढ़ाई में। तेरी बेटी 19 बरस की थी ना?
जी साहब। मतलब नाबालिग नहीं थी। अब हो सकता है किसी बॉयफ्रेंड का चक्कर में किसी लड़के के साथ मिलने गई हो और उसके साथ भाग गई हो। नहीं साहब, मेरी बेटी वैसी लड़की नहीं है। नहीं जी, वो पढ़ाई कर रही थी, उसे 12वीं के बाद नर्सिंग की पढ़ाई करनी थी। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, उसने आज तक हमसे कोई बात नहीं छुपाई है साहब। इमरान तू मजदूर आदमी, अब आजकल की लड़कियों के बारे में नहीं जानता, कई चक्कर चलते हो। अब हर बात अपने माँ बाप को थोड़ी ना बताएगी, हैं? जवान लड़की है। खैर 48 घंटे तक तो इंतजार करते, फिर देखते हम क्या कर पाएंगे। वैसे हमारा तजुर्बा कहता है कि वो लड़की किसी के साथ भाग गई। सर अगर कोई शक सुबह जैसी बात होती, किसी ने कुछ देखा होता तो बताता, पुलिस से कोई बात छिपता है। अब क्या कार्रवाई करनी है ये तो हम 48 घंटे बाद ही तय कर पाए। पुलिस वाले कह रहे थे कि मतलब वैसा कुछ चक्कर था क्या अपनी सोफिया का? मतलब तूने कभी सुना है उसका लड़के वड़के का चक्कर हो? नहीं, मेरी बच्ची एकदम सीधी सादी लड़की है। सुबह से मन लगा कर पढ़ाई कर रही थी। अब्बा, पुलिस वाला कुछ भी बोले, मैं जानता हूँ मेरी बहन को। सोफिया ऐसा कर ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे तो कुछ और ही डर लग रहा है। उसके साथ कुछ बुरा ना हो। परमाणु এত ছোট যে খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের सोफिया जैसी लड़की जो पढ़ाई में इतनी अच्छी है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। मैं टीचर हूँ उसकी, मैंने उसे कभी किसी लड़के के साथ ऐसे बात करते देखा नहीं है। वो किसी के साथ भाग जाए, এটা আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। ये बात हम लोग पुलिस को समझाते समझाते पागल हो गए। वो लोग मानते भी नहीं है और कुछ करते भी नहीं है। वो टहलने के लिए गई और गुम हो गई। सारे गांव में किसी ने कुछ देखा तक नहीं। अगर वो कहीं चली भी गई होती या कोई उसे उठाकर ले गया होता तो गांव के बाहर की सड़क पर किसी की तो नजर पड़ती। हो सकता है किसी ने उसे वहां देखा हो। मैं तो कल दिन भर यहीं था इमरान भाई, मैंने नहीं देखा तुम्हारी बेटी को। नहीं भाई, मैंने भी नहीं देखा। अरे क्या हुआ भाई साहब, कौन है ये? भाई साहब हमारी बच्ची है सोफिया, दिन भर पढ़ाई खत्म करने के बाद टहलने गई और दोपहर का करीब 4 बजा होगा। उसके बाद अभी तक वापस ही नहीं लौटी। हम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं। इमरान भाई ये तो कुछ गड़बड़ लगती है। ऐसा तो अपने यहाँ पहले भी हो चुका है, पिछले महीने की तो बात है। कौन, किसकी बेटी थी? सोमनाथ हल्दर को तो जानते हो ना? वो सोमनाथ जो सत्यजीत बाबू के खेत में काम करते हैं। हाँ, उसकी बेटी शालिनी दिसंबर में गायब हुई थी, अभी तक कोई पता नहीं चला। एक ही गांव की 2 लड़कियां लापता। 1 महीने पहले शालिनी हालदार और अब सोफिया सुलेमान। क्या शालिनी को ढूंढ पाया उसका परिवार? क्या राज था इन दोनों के यूं लापता हो जाने के पीछे? सोमनाथ, इधर कहाँ हुआ? हमको भी पुलिस वालों ने ऐसा ही जवाब दिया था, बात ही नहीं सुनी। वो दिन है और आज का दिन है, शालिनी की कोई खबर नहीं। हुआ क्या था? मतलब तुम्हारी बेटी कैसे गायब हुई थी? उसकी माँ ने राशन की दुकान पे कुछ सामान लेने भेजा था। शालिनी, मामा सुन, जा बाजार से जाके सामान ले आ। 35-40 रुपए में सारा सामान आ जाएगा। हाँ, बचे हुए पैसे वापस ले आऊंगी माँ। और हाँ, जल्दी आना, तेरे बाबा के आने से पहले खाना भी बनाना है। हाँ। वो राशन वाले के पास सामान लेने गई थी। हमने पूछा राशन वाले से, लेकिन श्याम भाई, शालिनी को देखा क्या? हाँ, वो यहाँ आई थी। मुझे तो ये भी याद है कि वो यहाँ से क्या क्या सामान लेके गई। श्याम भाई, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटी। ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो यहाँ से निकल के कहाँ चली गई। ए बाबा, शालिनी को देखा, शालिनी को देखा।
ढूंढा तो रास्ते में सामान की थैली पड़ी मिली, शालिनी का कुछ पता नहीं चला। भैया पुलिस वालों से पूछो तो वो कहते हैं कि किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। क्या करे, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब पहले शालिनी गायब हुई, अब मेरी बच्ची गायब हुई, कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। आप कुछ तो करो। अब तू ही बता हम क्या करें। सारी पुलिस फोर्स खेतों में खड़ी कर दे तुम्हारी लड़कियों पर नजर रखने को। कब वो बाहर सामान खरीदने जाएगी, कब वो बाहर टहलने जाएगी, तो दो हवलदार उनके पीछे लगे रहे। तुझे क्या लगता है पुलिस वाले यहाँ यही सब करने बैठे हैं? पर साहब हमारी बच्ची तो दिन दहाड़े गायब हुई है, और उसके पहले सोमनाथ की बच्ची गायब हुई थी। साहब आप तो माई बाप हो, आप ही कुछ नहीं करोगे तो कौन करेगा साहब? अबे संभलता नहीं तो पैदा क्यों करते हो? एक तो लड़कियों पे लगाम लगाते नहीं, भाग गया लड़का के साथ तो चल थाने में रिपोर्ट लिखाने। अब यही काम रह गया हम लोग के पास। पर साहब आप तो जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि हमारी बच्ची के साथ हुआ क्या है। देखो यहाँ आसपास जरा से भी गड़बड़ होती ना तो सबसे पहले हमें पता चलता। यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता बिना हमारे जानकारी के। हर बात पे हमारी नजर रहती। तू ना हमें हमारा काम मत समझा, जा माथा मत खा। कुछ खा लीजिए। सुबह से एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला आप दोनों ने। ऐसे में कैसे कुछ मुंह में रखा जाएगा मेहरम? हमारी जान हलक में अटकी हुई है, हमारी बच्ची गायब हुई है। पुलिस वालों ने एक ही रट लगा रखी है, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। हमारे कलेजे का टुकड़ा किसी भारी मुसीबत में फंसा हुआ है और हमको कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है कि क्या करें। ऐसे में कैसे कुछ खाया जाएगा, तू ही बोल। सबको ना नींद है ना सुकून, दुनिया उजड़ गई ऐसा लगता है। पर ऐसा कब तक चलेगा? तू ही बता मैं क्या करूं। दिन रात बच्ची का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता है। ऐसा लगता है मानो कह रही हो कि अब्बा मुझे बचा लो, अब्बा बचा लो मुझे। लेकिन मुझे तो यह भी नहीं पता इस वक्त वो है कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ बचाऊं। हफ्ता हो गया आप काम पे भी नहीं, ऐसे घर कैसे चलेगा? शाहिद भी कॉलेज जाने का नाम नहीं लेता। समझ में नहीं आता क्या करूं, कहाँ ढूंढूं जाकर अपनी बच्ची को। खुदा जाने इस वक्त वो कहाँ होगी। हेलो इमरान भाई, मैं हरेंद्र नाथ बोल रहा हूँ। जी हरी बाबू बोलिए। इमरान भाई, मेरे बेटे आशीष ने सोफिया को देखा है। क्या? सोफिया को देखा है? कब देखा है? कहाँ? सोफिया के गायब हो जाने के 1.5 महीने बाद उसके बारे में एक खबर मिली। उसी गांव में रहने वाले हरेंद्र नाथ घोष के बेटे आशीष ने सोफिया को कहीं देखा था। कब, कहां और किस हाल में? कहाँ देखा बेटा आशीष तुमने? मैं कोलकाता में था, मुझे नहीं पता था कि सोफिया गायब है। लेकिन देखा कहाँ तुमने उसे? एस्प्लेनेड बस स्टेशन पे। कब? करीबन 1.5 महीने पहले। शायद वो वही दिन था जिस दिन से सोफिया गायब हुई। वो कर क्या रही थी?
18 जनवरी को, मुझे अच्छे से याद है। 18 तारीख थी वो, मैं हल्दिया जा रहा था, बस की लाइन में खड़ा था जब मैंने सोफिया को देखा। चने वाला चना एकदम गरम कड़क। नहीं। चने वाला एक नरम गरम फर्स्ट क्लास का चना गर्मा गरम चने वाला चना एकदम गरम कड़क। उसके साथ कोई और भी था क्या? 2 लड़के थे, करीबन 20-21 साल के होंगे। सोफिया पक्का उनके साथ जा रही थी? लगा तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन जब मैं घर आया और बाबा ने बताया कि सोफिया लापता है, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद वो उनके साथ अपनी मर्जी से नहीं जा रही थी। चने वाला एक नरम गरम फर्स्ट क्लास का चना गर्मा गरम चने वाला चना एकदम गरम कड़क। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि अपने किसी पहचान वाले के साथ जा रही होगी, पर अब लगता है कि शायद वो लोग उसे जबरदस्ती ले जा रहे थे। हालांकि दूर से देख के मैं पक्का नहीं बोल सकता। देख लिया, भाग गई ना वो 2 जवान लड़कों के साथ। एक के साथ उसका चक्कर होगा और दूसरा उस लड़के का दोस्त होगा। पर साहब आशीष ने देखा है, उसे जबरदस्ती उठा के ले जा रहे थे। तू हमको बेवकूफ समझता है? आशीष से बात हुआ है हमारी, उसने साफ बोला है कि लड़की अपनी मर्जी से नहीं जा रही थी, लेकिन मजबूर भी नहीं लग रही थी। सोच के देखना, खुलेआम वो उनके साथ थी बस स्टेशन पे, इतने सारे लोगों के बीच। अगर जोर जबरदस्ती का मामला होता तो चीखती चिल्लाती, किसी से मदद मांगती, ऐसे चुपचाप कहीं नहीं चली जाती। क्योंकि चिड़िया अपनी मर्जी से उड़ रही थी। मतलब आप लोग कोशिश भी नहीं करेंगे सोफिया को ढूंढने की, बस अपनी बात पे अड़े रहेंगे कि वो भाग गई। सुन ले छोकरे, ऊंची आवाज में बात मत करना। मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, तेरा नौकर नहीं, और पब्लिक सर्वेंट से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। अरे तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए। पुलिस क्या क्या करेगी? तू खुद बोल रहा था कि 2 लड़कों के साथ गई है। 19 साल की बालिग लड़की, किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था उसका। तुम लोग को बताती तो मारते पीटते उसको। इसी डर से वो घर छोड़ के भाग गई। इसमें पुलिस क्या करेगी? सोफिया ऐसा कुछ नहीं करेगी, उसे जबरन उठाया गया है। आप समझते क्यों नहीं है साहब? अब आप मदद करो साहब मेरी। अब लड़की नहीं मिल रही तो तरह तरह की कहानी बना रहे हो यहाँ बैठे बैठे। वो अपनी मर्जी से गांव से गई है कोलकाता, और वहां से कहीं और चली गई। अब हम कहाँ ढूंढे उसे? सर, लड़की खुद नहीं चाहती घर वालों को कुछ पता चले। अब इतने बड़े देश में कहीं भी जा सकती है। से सोफिया को कहीं लेके गए होंगे। पर कहाँ? शायद रेलवे स्टेशन पे किसी ने कुछ देखा हो, किसी को कुछ पता हो। क्या हुआ? क्या अम्मी? अम्मी अम्मी, अरे क्या हुआ तू जल्दी चल, उधर बाहर देख डॉक्टर। दिल का दौरा पड़ा है, माइनर हार्ट अटैक है। से हमारी बच्ची लापता हुई है, ऊपर वाले का कहर टूट पड़ा है हम पर साहब। हाँ, अम्मी ठीक तो है ना? ठीक है, मगर दिल का दौरा पड़ने से शरीर के बाएं तरफ लकवा मार गए। आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा।
ऐसे कब तक खुद को और अपने घर वालों को सजा दोगे इमरान भाई? क्या करूं इंद्रेश भाई, सजा तो रोज हम सब भुगत रहे हैं। 19 बरस की बच्ची, गांव के बाहर अकेले कभी कदम तक नहीं रखा है। ऐसे कैसे भाग सकती है वो? जबरन उठा कर ले गए हैं उसको और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सच कहते हो तुम। हम गरीब लोग कुछ भी नहीं कर सकते। न हमारे पास पैसा है, न ताकत है, न ऊपर वाले की नेमत है। तकदीर में जो बस लिखा होगा वही होगा। तो क्या करें, खुदा की मार समझकर चुपचाप बैठ जाए? सोच लेंगे उसकी तकदीर में यही लिखा है, छोड़ दें बेटी को उसके हाल पर। पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, जो कुछ हो रहा है सहना तो हमारी सोफिया को पड़ रहा है ना। मान लें कि उसकी तकदीर में यही सब लिखा है। 19 बरस की बच्ची है, कितने ख्वाब देखे थे उसने अपनी पढ़ाई के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में। मैं जानता हूं वो भागी नहीं है, वो किसी गहरी मुसीबत में और अपने अब्बा को याद कर रही है। तकदीर, नसीब, डेस्टिनी, जो होना लिखा था वो हो गया। वो तो होना ही था, होने को कौन टाल सकता है। कार तेजी से आ रही थी, सिग्नल तोड़ा, मोटरसाइकिल से टकराई, सवार गिर गया, चोट लगी या फिर अपनी जान खो बैठा। तकदीर में लिखा था। जिस बेपरवाह आदमी ने सिग्नल तोड़ा वो लाल बत्ती नहीं देख सका। तकदीर का लिखा भला कैसे पड़ता? एक लड़की घर से बाहर टहलने के लिए निकलती है और लापता हो जाती है। जांच शुरू होने से पहले ही पुलिस अपना फैसला सुना देती है कि किसी के साथ भाग गई होगी। थोड़ी सी भी कोशिश किए बगैर वो इस नतीजे पर पहुंच गए। ये समझना मुश्किल नहीं है कि खोए हुए लोग क्यों नहीं मिलते, हमेशा लापता ही क्यों रह जाते हैं। एक माँ, एक बाप, एक भाई के लिए ये कभी भी तकदीर का लिखा हुआ नहीं हो सकता कि उनके घर का एक बच्चा यूं लापता हो जाए। ये कोई किस्मत का लिखा नहीं होता और ना ही दूसरों के लिए या किसी के लिए भी होना चाहिए। सोफिया के गायब हो जाने के 3 महीने बाद अचानक एक फोन कॉल आया और इमरान को अब एक हल्का सा अंदेशा मिला कि उसकी बेटी कहां हो सकती है। हेलो, हाँ, इमरान सुलेमान। जी, मैं इमरान सुलेमान बोल रहा हूँ। तुम्हारी बेटी सोफिया के बारे में बात करनी थी। कहाँ है सोफिया और आप कौन बोल रहे हैं? मुझे कोठे का नंबर याद नहीं, लेकिन दिल्ली में जीबी रोड पर एक कोठे में है वो। सोफिया कोठे पे क्या कर रही है? अब कोठे पे लड़की क्या कर रही है ये भी समझाना पड़ेगा क्या? देखो भाई, मुझे कोई चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे वो बार बार रोकर बोली मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे दया आ गई और उसने ये एक नंबर दिया, बोली मेरे अब्बा का नंबर है। मैंने तुम्हें फोन करके बता दिया, तुम जानो क्या करना है भाई। मैं फोन रखता हूँ। हेलो हेलो हेलो, सुन सुन, अब्बू किसका फोन था? क्या कह रहा था? हमारी सोफिया दिल्ली में है। क्या कर रहे हैं? कोठे में हमारी बच्ची किसी कोठे पर है। साहब, आप तो कुछ करो साहब, हमारी बच्ची बहुत मुश्किल में है साहब। साहब, हम लोग तो आपसे शुरू से कह रहे थे कि कोई उसे जबरदस्ती उठा के लेके गए। देख इमरान, बात को समझ, मामला बहुत संगीन हो चुका है और तेरी बेटी भी तो अब दिल्ली में है ना। और सर, अब लड़की दिल्ली में है और किडनैप का केस है, अब दिल्ली पुलिस के अंडर आएगा। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। अच्छा यही होगा तुम दिल्ली जाकर केस दर्ज करो और वहां के पुलिस से मदद मांगो। बहुत गरीब लोग हैं साहब, सुना है दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे साहब? इमरान तो बिल्कुल सही बोल रहा है। दिल्ली बहुत बड़ा शहर, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। वहाँ की पुलिस से मदद मांग, उनके पास बहुत ताकत है। और अगर तेरी बेटी दिल्ली में है तो यहाँ बैठ के हम क्या उखाड़ लेंगे? और तुम लोग पहले ही दिल्ली चले जाते हैं तो तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं है। हमने तो हर जगह उसे ढूंढा शुरुआत से ही, तो कोलकाता भी गए थे ढूंढने। अब हमें कैसे पता होगा कि वो दिल्ली में? साहब, हमने पहले ही बोला था कि उसे जबरदस्ती उठाया गया है। तुम लोग को खुद नहीं मालूम कि लड़की कहाँ है तो हम लोग को कैसे पता चलता?
देख भाई, हम भी तो तुम्हारी तरह इंसान ही है ना। अब पुलिस वाले के पास कोई जादू की डंडी तो है नहीं कि घुमाई और लड़की फटाक से वापस आ जाएगी। यहाँ टाइम मत गवाओ, जल्दी जाओ दिल्ली, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। जाओ और अपनी बेटी को वापस ले आओ। जी मैं इमरान सुलेमान बोल रहा हूँ बंगाल से। अबे पागल हो गया क्या इमरान? अबे पता है ना ये पीसीयू है, 25 बार फोन कर चुका तू। अबे नहीं जानता किस उल्लू के पट्टे ने तेरे को फोन किया? भाई साहब मेरी बच्ची लापता है और उस आदमी ने फोन करके बताया है कि वो वहाँ के किसी कोठे में फंसी हुई है। अबे तो मैं क्या करूँ? मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ जो उसे ढूंढ के लाऊं? अबे दिन में 500 लोग आते हैं यहाँ फोन करने के लिए, किस किस को याद रखूँ? साहब मैं बंगाल से बोल रहा हूँ और दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है साहब। अबे 25 बार यही टेप बजा चुका है। तू बंगाल से फोन लगा या अमेरिका से, आखिरी बार सुन ले, ये दिल्ली का पीसीओ है और यहाँ पे तेरी बेटी नहीं है। अब अगर फोन किया ना तो सीधा पुलिस में कंप्लेन करूंगा और डंडे खाते खाते अपनी बेटी की कहानी सुनाइयो। चल रहा तुम दोनों दिल्ली जाओ, जाओ दिल्ली। लोगों को जो बोलने दो। मुझे मेरी बच्ची घर चाहिए। मेरी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। चलते अब्बू। सोफिया को उस हाल में कैसे छोड़ सकते हैं? वो राह देख रही होगी हमारी, इसलिए तो फोन करवाया उसने किसी से। उसे हमें ही बचाना है। ये तो बहुत बड़ी जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे यहाँ पर? इधर पूछे? हाँ उधर चलते। भैया ये जीबी रोड किधर पड़ेगा? वो जीबी रोड पड़ेगा आगे से, बाहर निकलो, बस पकड़ लेना और लास्ट स्टॉप पे उतर जाना। कितने नंबर बस जाएगी? वो पता नहीं, वहाँ काउंटर लगा हुआ है, पता कर लेना। बाहर से पता नहीं कितनी देर में आएगी बस। बहुत ही बड़ा इलाका लग रहा है। उस आदमी ने फोन करके बताया था कि सोफिया बिटिया यहीं कहीं है किसी कोठे में। क्या कोठा? हाँ सरदार जी, कोठा। सरदार जी हमें पता चला है कि हमारी बेटी सोफिया यहीं कहीं किसी कोठे में फंसी हुई है। यहाँ सैकड़ों कोठे हैं और सब रात को खुलते हैं जब सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। आप एक काम करो, रात को यहाँ कर पूछताछ करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी
क्या कहा? किसे ढूंढ रहे हो? भाईजान, हमारी बच्ची है सोफिया, 19 बरस की है। किसी आदमी ने फ़ोन करके बताया कि यहीं कहीं जीबी रोड के किसी कोठे में फंसी हुई है। भाई ये यहाँ 100 से ऊपर कोठे हैं। कितने? 100 से ऊपर। कहाँ कहाँ ढूंढोगे? कुछ नंबर वगैरह बताया? 56, 42, 73। नंबर तो वो कुछ नहीं बताया। फिर तो बहुत मुश्किल है भैया। मान लिया नंबर पता चल भी गया तो लड़की तक पहुँचना और उसे वहाँ से निकालना मजाक नहीं है। भाई साहब, ज़बरदस्ती जो है जीबी रोड पे उसको रोक के रखा हुआ है। उसने किसी से मिन्नतें की हैं कि मेरे अब्बा तक ये संदेश पहुंचा दो। अरे मेरे बाप, अब तुझे कैसे समझाऊं? ये बाहर से तुझे दिखता है ना, अंदर भूल भुलैया है, भूल भुलैया। किससे कहोगे और क्या कहोगे? जैसे ही बोलोगे ना लड़की को लेने आए हैं, मार मार के ना भुर्ता बना के ना बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। सारे दल्ले हैं चारों तरफ और मुस्टंडे भी हैं जो इन कोठों की हिफाजत करते हैं। भाईजान, तो फिर आप ही बता दो हम कैसे बचाएं अपनी सोफिया को। देख ऐसा है, यहाँ सारा काम मिली भगत से चलता है और सबके हाथ बंधे हैं। मान ले तुझे पता चल भी गया कि लड़की फला कोठे में, मान ले 73 नंबर में है और कोशिश करके तू वहाँ पहुँच भी गया तो 2 मिनट में लड़की गायब, समझे? यहाँ तो साले मच्छर भी काल लेकर घूमते हैं। कोई तो रास्ता होगा। करेगी कि नहीं पता नहीं। हाँ, अगर कुछ कर सकती है तो यहाँ की पुलिस कर सकती है। यहाँ की पुलिस धड़ल्ले से किसी भी कोठे में घुस सकती है। यहाँ का थाना किधर है? अरे ये रहा, 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से सीधा लाल कुआं पुलिस स्टेशन। कोशिश करके देख लो। चलिए। सोफिया सुलेमान। जी साहब, 19 बरस की है और जनवरी में गायब हुई थी, 18 जनवरी को। 6 रोज पहले किसी का फोन आया था किसी आदमी का कि जीबी रोड के किसी कोठे में फंसी हुई है। हम गांव के थाने गए थे, उन्होंने कहा कि जुर्म दिल्ली में हुआ है तो रिपोर्ट यहीं लिखवानी होगी। बात तो सही है, लेकिन आप गलत जगह पे आ गए। ये जीबी रोड का जो इलाका है हमारे थाने के अंडर में नहीं आता है। इसके लिए आपको कमला नगर मार्केट पुलिस स्टेशन जाना होगा और वहाँ रिपोर्ट लिखानी होगी। बहुत दूर से आए हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा थाना कहाँ पर पड़ता है। हमारी बच्ची 3 महीने से गायब है और उस पर न जाने क्या क्या गुजर रही होगी। साहब कुछ तो मदद करो आप। देखिए, मैं आपकी मदद ही कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया है और कौन सा एरिया कौन से पुलिस स्टेशन के अंडर में जाएगा ये सब तो ऊपर वाले फिक्स करते हैं ना। और जो जुर्म हमारे इलाके में नहीं हुआ है भला हम उसकी कंप्लेंट कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए आपको कमला नगर मार्केट पुलिस स्टेशन ही जाना। साहब आप रास्ता बता दो, हम चले जाएंगे। आप बाहर जाइए, किसी से भी कमला नगर मार्केट का पता पूछिए। तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से, और वहां पहुंच के कमला नगर मार्केट पुलिस स्टेशन का पता पूछ लीजिए, कोई भी बता देगा आपको। देखिए, जीबी रोड बहुत बड़ा एरिया है, कुछ 100 से ज़्यादा कोठे हैं यहाँ। साहब वो ऑमलेट वाले ने बताया कि हम लोग तो वहाँ घुस भी नहीं सकते हैं। सिर्फ आप लोग ही ऐसी जगह जाकर छापा मार सकते हैं। 100 से ज़्यादा कोठे हैं, वो भी बिल्कुल पास पास। हम एक जगह रेड करेंगे तो खबर सब जगह फैल जाएगी, और अगर आपकी बेटी वहाँ हुई भी तो वो उसे छुपा देंगे। ऐसे तो वो कभी भी नहीं मिलेगी। तो फिर साहब कैसे पता चलेगा हमारी बच्ची सोफिया का? साहब जब आपके लिए इतना मुश्किल है तो हम लोग क्या कर पाएंगे वहां पर? कुछ खुद करने की सोचना भी मत, मौत के कुएं में छलांग लगाने जैसा है वो। अगर उनको पता चल गया कि तुम लोग अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो तो पहले वो तुम दोनों को तोड़ेंगे, उसके बाद तुम्हारी बेटी का हाल बुरा कर देंगे वो। तो फिर आप ही कुछ कीजिए ना। मेरी बहन सिर्फ 19 साल की है और वो फंसी हुई है वहां पर। कैसे भी करके उसे बचा लीजिए साहब, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। देखो भाई, हम कार्रवाई तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए FIR जरूरी है। FIR? वो क्या होती है साहब? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। केस जिस थाने के एरिया में हुआ है वहाँ की शिकायत की कॉपी। आप लोग पश्चिम बंगाल के गांव से आए हो ना? लड़की वहीं से गायब हुई थी, तो उस गांव के थाने की FIR की कॉपी लगेगी। वहां रिपोर्ट तो लिखवाई थी ना आप लोगों ने? चक्कर तो वहां के बहुत काटे साहब, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। पर आपने FIR तो दर्ज की होगी ना? जाके पता करो, उसकी कॉपी लेकर आओ, फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। हेलो
साहब मैं इमरान सुलेमान बोल रहा हूँ, सोफिया सुलेमान का अब्बा। कौन सुलेमान? साहब इमरान सुलेमान, सोफिया का बाप साहब। मैं आपके थाने में कई बार आ चुका हूँ साहब। हाँ, क्या काम क्या है? साहब वो सोफिया सुलेमान के केस की वो FIR की कॉपी चाहिए थी साहब। केस क्या था? जनवरी में गांव से गायब हुई थी साहब। वो मैं सरकार साहब से और चटर्जी साहब को सब मालूम है साहब, उनसे मैं कई बार मिला था साहब। FIR नंबर बताओ। नंबर? अब नंबर तो मुझे मालूम नहीं, मैंने पूछा नहीं साहब। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। सरकार साहब ने और चटर्जी साहब ने कहा था कि दिल्ली में जाके रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी साहब। अब यहाँ के थाने वाले कह रहे हैं साहब कि वहाँ के FIR की कॉपी चाहिए साहब। देख भाई, या तो FIR नंबर बता या तो फिर बाद में फ़ोन कर, तब तक मैं साहब से बात कर लेता हूँ। साहब मैं क्या कैसी FIR? साहब दिल्ली के थानेदार बोले कि गांव के थाने का FIR का कॉपी चाहिए, तब वो हमारी बच्ची को ढूंढने की शुरुआत करेंगे। FIR कैसे दर्ज कर सकते हैं? जब तू पहली बार आया तो कहा कि लड़की लापता है। हाँ साहब, तभी से लापता है। बिल्कुल सही। और तुमने बोला कि फोन दिल्ली से आया था, तो जुर्म कहाँ हुआ? दिल्ली में ना, तो FIR भी वहीं दर्ज होगी। यहाँ टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा? वो लोग बोलते हैं कि FIR का कॉपी हाँ आपके पास है। उन लोगों से गलती हुआ है। जब केस दिल्ली में हुआ है तो FIR बंगाल में कैसे दर्ज होगी? FIR वहीं दर्ज होगी। साहब सोफिया खतरे में, हम महीने भर से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे हैं। मैं पैर पड़ता हूँ आपके, आप कुछ तो मदद कीजिए। बंधु समझा करो, दिल्ली क्या इस थाने के अंडर में आती है? नहीं ना, तो हम कानूनन कुछ नहीं कर सकते। FIR तो उनको ही लिखनी पड़ेगी। तुम लोगों को उन लोगों ने गलत जानकारी दी। अम्मी मैं थक गई हूँ पढ़ के, मैं थोड़ी देर बाहर टहल के आती हूँ। जल्दी आ जाना बेटा। हाँ अम्मी, आधे घंटे में आ जाऊंगी। जहां एक तरफ सोफिया देह व्यापार के जाल में फंसी तकलीफ सह रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके भाई और पिता उसे छुड़ाने के लिए दर दर भटक रहे थे। एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन तक उन्हें फुटबॉल की तरह उछाला जा रहा था, वो भी सिर्फ एक FIR के लिए। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, केस दर्ज होने के बाद लिखी जाने वाली रिपोर्ट। जनवरी में जब सोफिया के लापता होने की खबर पुलिस को दी गई, तो उन्होंने कंप्लेंट लिखने की बजाय सिर्फ डायरी में एंट्री लिखी। 3 महीने बाद जब उसके दिल्ली के GB रोड के कोठे में फंसे होने की खबर मिली, तो दिल्ली पुलिस ने भी सोफिया के पिता से बंगाल में लिखवाई गई FIR की कॉपी मांगकर इस केस से अपना पल्ला झाड़ लिया। वो रिपोर्ट जो कभी लिखी नहीं गई थी। ऐसा लग रहा था कि सोफिया के साथ जो कुछ भी हुआ, वो कानून का पालन और रक्षा करने वाले सभी लोगों के अधिकार क्षेत्र के बाहर ही हुआ, और अब भी हो रहा था। कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं था। जो हो रहा था वो गैर कानूनी था। एक आम आदमी को 0 FIR या कंटिन्यूइंग ऑफेंस के FIR की जानकारी ना हो, ये बात समझ में आती है, लेकिन पुलिस को भी इसके बारे में ना पता हो, ये बात बहुत अजीब नहीं लगती? 0 FIR का मतलब है कि FIR किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, भले ही जुर्म उस थाने के अधिकार क्षेत्र में ना हुआ हो। फिर बाद में उसे सही थाने में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर कोई जुर्म कई इलाकों में हुआ हो तो उसे कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ऐसे जुर्म की FIR दोनों जगहों पर दर्ज की जा सकती है, जैसे कि इस केस में दिल्ली और बंगाल दोनों पुलिस स्टेशंस में ये FIR दर्ज की जा सकती थी। अब तो कोई चमत्कार ही इमरान और उसके परिवार को उनकी बेटी से मिलवा सकता था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर सामने आई सिर्फ एक छोटी सी आशा की किरण। क्या? शालिनी वापस आ गई है। लेकिन वो अब तक थी कहाँ काकुली? सुना है कहीं दिल्ली में ही थी।
कोई जीबी रोड करके है। बेटी को वापस कैसे लाए तुम? मैं नहीं लाया, दिल्ली से फ़ोन आया था। कोई क्या कहते हैं उसको, वो NGO। हाँ, उन्होंने पूछा कि शालिनी तुम्हारी ही बेटी है? आपका नाम सोमनाथ हल्दर है? जी साहब। आप कौन? शालिनी हल्दर आपकी बेटी है? शालिनी? जी साहब, मेरी बेटी है, दिसंबर से लापता है। वो इस वक्त हमारे पास है। आप फौरन दिल्ली आ जाइए और साथ में कुछ पहचान पत्र या फिर कागजात लेकर आइएगा। मैं दिल्ली पहुंचा, वो लोग मुझे कोर्ट ले गए शालिनी की शिनाख्त के लिए। फिर 2 दिन बाद मैं और शालिनी वापस लौट आए। कौन है वो लोग और इतने दिनों शालिनी थी कहाँ? उस दिन किराने से सामान लेके मैं वापस लौट रही थी। इतने में क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं सुध-बुध खो बैठी थी। मैं कहाँ पहुंची, कैसे पहुंची, मुझे कुछ याद नहीं। कितने दिन हो चुके थे, कुछ पता नहीं था। मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, अब यहाँ काम करना पड़ेगा। मैं चीखती चिल्लाती घर जाने की जिद करती तो वो लोग बहुत मारते थे। 1 महीना हो गया, तब पता चला एक लड़की से कि मैं दिल्ली में हूँ, एक कोठे में, जीबी रोड पे। बंद करके रखे थे एक ही कमरे में, कहीं नहीं जाने देते थे। सब कुछ एक कमरे में, खाना पीना सोना बाथरूम। हर दिन एक के बाद एक मर्द आते गए। बेटा शालिनी, क्या हमारी सोफिया भी वहीं पर है क्या? पता नहीं चाचा, लेकिन अगर वो वहां पे है तो आप उसे बचा लो, वो लोग बहुत मारते हैं। घर वापस आई तो पापा ने बताया कि सोफिया गायब है, वो भी वहीं पे होगी, आप उसे बचा लो चाचा। शालिनी, तुम वहां से बाहर कैसे आई? वो एनजीओ वाले फिर से आ गए लगता है। क्या चाहिए आपको? हमें हमारा काम करने दो, हटो।
क्या चाहिए साहब, बोलो ना। साहब क्या चाहिए साहब, साहब मेरी बात तो सुनो साहब, क्या चाहिए साहब, बोलो तो सही एक बार। चलो भाई को तो छोटी कर रहे हो साहब, साहब मेरी बात तो सुनो। अरे क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? कोई है क्या अंदर? साहब उसमें पुराने कपड़े सब। पांडे, शर्मा, तोड़ो इसे। अरे साहब उसमें कुछ नहीं है। करो। अरे पर उसमें पुराने कपड़े, उसमें कुछ नहीं है। संभाल के बाहर। एक दिन रेड पड़ी। एक संस्था है, एक एनजीओ जो आशुतोष जी चलाते हैं, उन्होंने मुझे बचाया। बेटा शालिनी, क्या वो लोग हमारी भी मदद करेंगे? आप उनसे बात कर लो। आशुतोष जी ने मुझे अपना नंबर दिया है, कहा है कि कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना। हेलो। आशुतोष जी, मैं इमरान सुलेमान। साहब आपने शालिनी हल्दर को बचाया था ना, उन्होंने आपका नंबर दिया और बोला कि आपको फोन करूं। बोलिए इमरान, क्या काम है आपको मुझसे? मेरी एक बच्ची है सोफिया, वो भी दिल्ली के किसी कोठे में फंसी हुई है साहब। मेरी बेटी को वापस ले आओ। मेरी फिक्र मत करो। कितने दिन हो गए, जाने किस साल में होगी मेरी बच्ची। इमरान और शाहिद फिर एक बार हिम्मत करके निकल पड़े सोफिया को बचाने। एक एनजीओ जिसने अब तक कई लड़कियों को देह व्यापार के बाजार से छुटकारा दिलाया था, उसने अब जिम्मेदारी ली थी एक बेटी और एक बहन को उसके परिवार से मिलवाने की। इसकी 10 कॉपीज बना लो। ओके सर। हम पूरी कोशिश करेंगे। जी मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। आप एहसान की बात मत कीजिए। देखिए अभी हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, एक दिन इंतजार करेंगे। पर पता कैसे चलेगा सोफिया कहाँ है? पता चल जाएगा, सब्र रखो। लड़की 19 साल की है, नाम है सोफिया सुलेमान। उसकी फोटो का MMS भेज रही हूँ। पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकता है वो 71 नंबर में हो सकता है, इसे क्या मतलब? जी 99% तो यही हो सकती है। 1% से क्यों कन्नी काट रहे हो? जी ये तो पक्का है कि उस लड़की को यहाँ लाया गया था, लेकिन अब वो यहाँ है या नहीं ये बोल नहीं सकते। लगभग सारे कमरों में जाकर चेक किया है, अलग अलग आदमी भी भेजकर। अब ज़्यादा भी घुस नहीं सकते ना मैम, इसलिए मुझे लगता है 1% नहीं हो सकती। बाकी होनी तो वही चाहिए। अब आप देख लो जी। ठीक है। सर ये सोफिया के पिता और भाई। तो कब रेड मारे? आज दोपहर को सर, एकदम अचानक। रात को नहीं कर सकते क्योंकि तब तक बहुत भीड़ हो जाती है,
और शायद उन्हें भनक लग जाए। ठीक है, मैं तुम्हें एक टीम दे दूंगा। सर एक नई टीम दीजिएगा प्लीज़। आसपास के पुलिस स्टेशन से कोई भी नहीं होना चाहिए। मैं और मेरी टीम हमेशा की तरह रेडी रहेंगे। और एक अनुरोध है, रेड की वजह और लोकेशन किसी को मत बताइएगा। मेरी गाड़ी आप दोनों को ऑफिस ले जाएगी। आप लोग वहीं हमारा इंतजार कीजिए। साहब हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। नहीं, उसमें बहुत खतरा है। क्यों साहब, उसमें किस बात का खतरा? देखो, सोफिया अगर वहाँ है तो हम उसे कैसे भी निकाल लेंगे, लेकिन आप दोनों को वहाँ ले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। हम नहीं चाहते कि आप दोनों उनकी नज़र में आ जाए। फिक्र मत कीजिए। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं और किसे छुड़ाना है? आप चलो तो सही, वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। अरे लगता है फिर से आ गई है। अरे चलो भागो, चलो भागो। अरे वो गिरिजा मैडम को बताओ ना जल्दी से। अरे साहब कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हाँ सुनिए सुनिए, ये आपका घर है। अरे क्यों धंधे का टाइम कोटी कर रहे मेरा? हाँ जाइए यहाँ से। क्या कर रहे हैं तुम लोग? चुप एकदम। क्यों? सर, इनमें से कोई सोफिया नहीं है। सोफिया कहाँ है? कौन सोफिया? मैं किसी सोफिया को नहीं जानती। कोई और चलेगी क्या? अरे साहब मैंने कहा ना कि यहाँ कोई सोफिया नहीं है। जरूर आपको कोई गलत खबर मिली है। सर नहीं मिली। सर नदीम भी कह रहा था कि 1% चांस है कि सोफिया को यहाँ से निकाल लिया गया। मुझे लगता है कि सोफिया यहाँ नहीं होगी, वरना इतनी देर तक ये औरत झूठ पर अड़ी नहीं होती। आशुतोष सर, उधर देखिए। अप्रैल का महीना चल रहा है और जनवरी का पन्ना जुड़ रहा है। अरे मैडम वहाँ कुछ नहीं है। झूठ बोल रही है ये। सर जरूर अंदर कोई ना कोई है। सील प्रूफ बना है, इसे तोड़ना पड़ेगा। यस सर। टेबल हटाओ। कोई है अंदर? हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। अरे मैडम कोई नहीं है वहां पर। मुंह बंद। कोई है अंदर? डरो मत। सर कोई है अंदर? तुम हमारी आवाज सुन सकती हो? जोर से बोलो। इसे तोड़ना पड़ेगा। जरा ध्यान से, अंदर की तरफ गिरना चाहिए।
चुप रहो, आराम से। मैंने तो कहा ही था सोफिया यहाँ नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? कुमकुम। मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग हमसे गंदे गंदे काम करवाते और इन्होंने ही हमें यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है कुमकुम, डरो मत, हम तुम्हें यहाँ से ले जाना है। शांत रहो, ठीक है? इसे जानती हो, इसका नाम सोफिया है। हाँ सोफिया उधर है, उधर। इन लोग ने हम दोनों को बंद कर दिया। अभी कुछ देर पहले सोफिया को उधर बंद किया और मुझे इधर। यहाँ आने से पहले हमें भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपने बताया कहाँ था? उधर है। इधर? हाँ। संभाल के। तुम सोफिया सुलेमान हो? तुम्हारे अब्बू और भाई तुम्हें लेने आए हैं। ले पी ले, अच्छा लगेगा। चना गर्मा गर्म, चने वाला चना एकदम गरम कड़क। चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। जो करने के लिए कहा जा रहा है ना, चुपचाप कर, वरना रोज जबरदस्ती होगी, रोज पिटेगी, रोज रोएगी। इसलिए चुपचाप काम पर लग जा। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं करना। मुझे अपनी मम्मी और अब्बा के पास वापस गांव जाना है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। कुमकुम नेपाल से लाई गई थी इतने वक्त पहले कि उसे अब पूरी तरह से याद भी नहीं था कि वो कहां की रहने वाली है। अब वो एक बाल संस्थान की देखरेख में है।
इमरान और शाहिद के साथ घर जाने से पहले सोफिया को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट रूम जाते जाते जीबी रोड की उस कोठा चलाने वाली गिरिजा ने सोफिया को धमकाया, उससे कहा कि वो चाहे कहीं भी चली जाए, गिरिजा उससे बदला जरूर लेगी। कुमकुम की कस्टडी के लिए भी 2 नकली दावेदार औरतें आईं, लेकिन कागजात सही न होने की वजह से जब उन्हें अगले दिन कुमकुम के सामने बुलवाया गया तो वो दोनों गायब हो गए। कोठे में फंसी इन लड़कियों की मदद करने की बजाय उदासीनता दिखाने वाली पुलिस फोर्स को कोर्ट ने फटकारा और कोठा चलाने वालों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में कोताही बरतने के लिए भी उन्हें आड़े हाथों लिया गया। गिरिजा, जिसके कोठे पर सोफिया कैद थी, अब हिरासत में है और कोर्ट ने किसी भी वक्त उसकी जमानत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस को सख्त निर्देश मिले हैं कि पिछले 1.5 साल में ऐसी एनजीओज यानी कि गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से बचाई गई लड़कियों के केसेस को फॉलो अप करें और उनकी पूरी तरह से जांच भी की जाए। जिस्म फरोशी का धंधा फलने फूलने में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी कोर्ट में सवाल उठाए गए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि इस रेड के लिए स्पेशल टीम होने के बावजूद कोठा चलाने वालों को कुमकुम और सोफिया को छुपाने का मौका मिल गया था। मतलब साफ था कि रेड की जानकारी उन्हें मिल चुकी थी। क्राइम पेट्रोल ऐसे लोगों और एनजीओज को सैल्यूट करता है जो जिस्म फरोशी के काले धंधे को जड़ से मिटाने के लिए बिना डरे और बिना रुके लड़ रहे हैं। जिस्म के इन व्यापारियों और उनकी मदद करने वाले सरकारी डिपार्टमेंट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून और सख्त होने चाहिए। प्रशासन में उन लोगों को ढूंढ कर निकालना बहुत जरूरी है जो ऐसे जुर्मों को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे जुर्म को रोकने के लिए प्रशासन को ज्यादा संवेदनशील और सख्त होना पड़ेगा। लेकिन क्या इतनी उम्मीद करना भी बहुत ज्यादा उम्मीद करना है? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।